Hello friends, welcome back to our channel. We are continuing with the constitution making process, second chapter. You have already reached to the cabinet mission plan. On the basis of that cabinet mission plan or on the proposals of cabinet mission plan, Constituent Assembly was constituted in 1946. As I've already told you this thing, that Constituent Assembly in 1946 was the outcome of the proposals of Cabinet Mission Plan. So we have already completed Cabinet Mission Plan. Now we move to the composition of Constituent Assembly. ठीक है, इसका पहला जो कंपोनेंट है वो यही है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी 1946 नवंबर में, तो वो किसके बेसिस पे बनाएगी? स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान. ठीक है, अगला टोटल स्ट्रेंथ जो कि कैबिनेट मिशन प्लान ने दी थी 389, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया से 296 सीट्स या 296 रिप्रेजेंटेटिव्स और प्रिंसली स्टेट से 93 रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट्स के होंगे और 296 रिप्रेजेंटेटिव्स ब्रिटिश इंडिया के होंगे, ब्रिटिश प्रोविंसेस होंगे. जो ब्रिटिश प्रोविंसेस से बंदे आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, उनका इलेक्शन होगा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के थ्रू. ठीक, और जो 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से आएंगे, उनको इन प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसेस हैं, प्रीमियर्स हैं, वो नॉमिनेट करेंगे. ठीक, आगे बढ़ते हैं. Each province and princely state was to be allotted seats in proportion to their respective population. Population के बेसिस पे उनको सीट्स अलॉट होगी. जितना बड़ा स्टेट उतनी ही ज्यादा पॉपुलेशन, उतनी ही ज्यादा सीट्स मिलेंगी. ठीक है, रफली एक आइडिया दिया गया कि हर 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एक सीट अलॉट होगी. 1 मिलियन मतलब 10 लाख. ठीक, तो अगर किसी प्रिंसली स्टेट या प्रोविंस में 10 लाख की पॉपुलेशन है तो उसको एक रिप्रेजेंटेटिव, 1 करोड़ की पॉपुलेशन है तो 10 रिप्रेजेंटेटिव. इस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया. सीट्स का एलोकेशन जो ब्रिटिश प्रोविंसेस से हुआ था वो 3 सेक्शंस के लिए हुआ था, मुस्लिम्स, सिख और जनरल, इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन. यानी जिसकी जितनी पॉपुलेशन उतने ही ज्यादा वो पर्टिकुलर ग्रुप का या सेक्शन का या कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव यहां पे दिखाई देगा. हिंदूज की पॉपुलेशन ज्यादा तो डेफिनेटली जनरल सेक्शन में ज्यादा. जनरल सेक्शन को रिप्रेजेंट करता हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस. एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, बट एज पर मुस्लिम लीग वो मानता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, तो जितने भी हिंदू कैंडिडेट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस करेगी, और जितने भी मुस्लिम्स कैंडिडेट हैं उनका रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम लीग करेगी, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूरी तरह डिस्कार्ड कर दिया था. ठीक है, क्योंकि हमारी तरफ बहुत ज्यादा रेनाउंड मुस्लिम लीडर्स भी थे, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का नाम सबसे पहले आता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ ये देखिए, हर कम्युनिटी का मेंबर जो इलेक्ट होगा उसको वोट करेंगे उसी कम्युनिटी के लोग जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में बैठे हुए हैं. हर प्रोविंस में उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे हर सेक्शन के लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं, और उस कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो आएगा उसके लिए वोटिंग केवल उसी कम्युनिटी के लोग या सेक्शन के लोग कर सकते हैं. ठीक है, वोटिंग बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसका जितना रिप्रेजेंटेशन जितना क्या नाम है स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा. ठीक है, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब कि अगर पहली चीज कि हर बंदे के पास एक वोट होगा, वो एक वोट ही दे सकता है. ठीक है, एक बंदे ने 4 कैंडिडेट रखे तो सबका एक एक वोट, हर बंदे को एक वोट मिलेगा. लेकिन अगर वो बंदा एट द टाइम ऑफ काउंटिंग वो स्टेज क्लियर नहीं कर पाता, वो मिनिमम स्टेज क्लियर नहीं कर पाता, तो उसके वोट्स ट्रांसफर हो जाएंगे बाकी कैंडिडेट्स में. सेम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं. इसमें हर बंदे को एक वोट ही मिलेगा, लेकिन एक बंदा जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सब के लिए वोट कर सकता है. ठीक, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रायोरिटी करेगा कि उसका पहला प्रायोरिटी कौन है, सेकंड प्रायोरिटी कौन है, थर्ड प्रायोरिटी कौन है, फोर्थ प्रायोरिटी कौन है. जो बंदा सबसे ज्यादा लोएस्ट प्रायोरिटी में रहेगा, मान लीजिए ए, बी, सी और डी, ये 4 कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं. ठीक, ए को सबसे ज्यादा लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी दी, बी को सबसे सेकंड प्रायोरिटी दी गई और सी को थर्ड, डी को फोर्थ. ठीक है, तो डी को जो फोर्थ प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मिली उसको हटा दिया जाएगा और इसके वोट्स ट्रांसफर हो जाएंगे ए, बी, सी ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी गिवन बाय दीज कैंडिडेट्स ऑन टू दी ए, कैंडिडेट बी और कैंडिडेट
सी, इसको बोलते हैं मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब यही है कि एक वोट, लेकिन वो ट्रांसफरेबल होगा इन केस अगर वो लीग में नहीं आता है, तो रेस से बाहर हो जाएगा तो उसके वोट्स बाकियों को ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, हमने बोला था कि ये नॉमिनेटेड होंगे बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स या प्रीमियर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, तो वो चीज खत्म हो गई। ये एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मुलेशन की बात हो रही है, उसके कंपोजिशन की बात हो रही है। ये कोई प्रपोज नहीं कर रहा है। एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आपकी बनी थी वो इसी फ्रेमवर्क पे बनी थी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वो पार्ट जहां से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं सबसे ज्यादा, ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी इलेक्टेड बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी ओनली इलेक्टेड बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी। ये सारे ऑप्शंस गलत है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। मेंबर्स जो थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। ये चीज अभी हमने डिस्कस करी, कैबिनेट मिशन प्लान में भी डिस्कस करी थी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने वाला है। ठीक है। 296 सीट जो ब्रिटिश इंडिया के लिए थी, हमने पहले ही देखा, उसमें से 208 सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस ले गई, 73 सीट्स मुस्लिम लीग ले गई, एंड द स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट्स बाकी 15 सीट वो ले गए। ठीक। अगेन ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो वोटिंग हो रही है वो 3 सेक्शन में हो रही है, जनरल, मुस्लिम्स और सिख। ठीक है। आगे 93 seats allotted to the princely states were not filled as they decided stay away from the constituent assembly। यानी प्रिंसली स्टेट्स के जो 93 सीट्स थी वो यहां पे फिलअप नहीं हुई क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं गए। उनको अभी भी यही धोखा लग रहा था कि कल को नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आ जाएगी तो उनके इंटरेस्ट का क्या होगा, इसलिए उन्होंने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस से दूर रखा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताता हूं, जैसे कि हमेशा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हुई, जो प्रपोजल रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने की तरफ से, वो हमेशा ये रखा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, डायरेक्टली इलेक्टेड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हो। फिर ऑल ऑफ अ सडन इनडायरेक्टली इलेक्टेड के लिए क्यों मान गए? या तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा था, वो एक डिबेटेबल टॉपिक है कि भाई आप इनडायरेक्ट इलेक्शन पे क्यों सेटिस्फाई हो गए, क्योंकि अभी कैबिनेट मिशन के बाद जो सिचुएशन है वो साफ साफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को दिखाई दे रही है कि ब्रिटिश जो है वो अपना पल्ला झाड़ के यहां से भागना चाहते हैं। उसके लिए कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी और कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी रेस्पॉन्सिबल थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये इमरजेंसी जो थी, एक्सपीडियंसी जो थी ब्रिटिशर्स की, वो समझी और इसीलिए उन्होंने उस चीज पे एग्री किया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी पाकिस्तान की, उसको भी पैसिफाई करना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस पर भी काम करते हुए वो डिमांड्स एक्सेप्ट करी, फर्दर डिले नहीं किया। और दूसरा, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर गए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे, कहीं ना कहीं उनको रिप्रेजेंटेशन, लोकल रिप्रेजेंटेशन मिली, लोकल पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करते हुए थे। और दूसरे जो मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए वो कोई आम आदमी नहीं थे, मामूली मेंबर्स नहीं थे, वो नेशनल मूवमेंट का पार्ट थे और ऑल ओवर इंडिया में उनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा थी। तो उनका वहां पे होना ये चीज का प्रूफ देता है, या ये चीज सिग्निफाई करता है, या ये चीज अश्योर करता है कि वो लोकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लोकल व्यूज उठा रहे हैं, लोकल आइडियाज को यहां पर आपके सामने ला रहे हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल पॉपुलेशन के जो इंटरेस्ट हैं, उनके व्यूज हैं, उनके आइडियाज हैं, वो यहां पे उनका इंटरेस्ट जो है वो यहां पे प्रोटेक्ट करेंगे बाय द रेस्पेक्टिव लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। ठीक है। अब देखते हैं, Though not directly elected, assembly comprise representatives of all sections of Indian society। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, लेकिन फिर भी जो कंपोजिशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो बहुत ही डाइवर्स था। उसमें हर एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है। ये देखिए, हिंदूज भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं, एंग्लो इंडियंस भी हैं, इंडियन क्रिश्चियन भी हैं, CSTs भी हैं और वुमेन भी हैं, जो इन सारे सेक्शन से या इन सारी कम्युनिटीज से आती हैं। ठीक है। ये एक बहुत ही आप कहें कि प्राउड फीलिंग वाली बात है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड रखती थी। ठीक है। हर एक सेक्शन रिप्रेजेंटेड था। टोटल नंबर ऑफ वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे 15।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आया था एक बार कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई भी वुमेन मेंबर नहीं थी, वो गलत बात, ठीक। असेंबली इंक्लूडेड ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एट दैट टाइम विद एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी एंड M.A. जिन्ना। जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आपने कहीं पे भी किसी भी बुक में किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, चाहे हिस्ट्री में चाहे पॉलिटी में पढ़ा हो, उन लोगों के बारे में कितने भी नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड नाम सुने हो, कहीं ना कहीं वो सब यहां पर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लेकिन दो पर्सनालिटीज जो थी वो नहीं थी, वो थे महात्मा गांधी और M.A. जिन्ना, ठीक है। महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी एक पॉलिटिशियन नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को नहीं सर्व कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को दूर रखा इस प्रोसेस से। जिन्ना साहब के अपने रिजर्वेशंस थे, ठीक है, वो इस वजह से उन्होंने अपने आप को दूर रखा। आगे बढ़ते हैं। ये तो था आपका कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मेंबर्स कैसे हैं, कहां से आए हैं, कैसे इलेक्ट होंगे, कितने इलेक्ट होंगे, वो सारा हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कैसे कर रही थी, ठीक है। पहली मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई वो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। ये आपको याद रखने की चीज कि आपकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई, और आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका फाइनल इनैक्टमेंट यानी उसका पास, वो कब पास हुआ, कब इनैक्ट हुआ, कब एग्जिस्टेंस में आया, उसकी डेट आपकी प्रीएम्बल में ही दी है, ठीक है। उसकी डेट आपकी प्रीएम्बल में ही दी है, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। यहीं पे अपने दिमाग को रिकॉल करने की कोशिश करिए कि आपने प्रीएम्बल पढ़ा तो क्या प्रीएम्बल वो डेट देती है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट होगा, एग्जिस्टेंस में आएगा। सोचिए, अगर नहीं समझ में आता है तो गूगल करिए प्रीएम्बल को, किसी के पास कुछ जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक्स हैं, चाहे एनसीईआरटी ही क्यों ना हो, उसमें प्रीएम्बल है, आप प्लीज प्रीएम्बल को याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द असेंबली सेशन एंड इंसिस्टेड ऑन सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अगेन वही सिंपल रोना धोना उनका चल रहा है कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें सब नहीं चाहिए। एक बार पहले पाकिस्तान बन जाए तो फिर हम पाकिस्तान के लिए अलग से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम आउट करेगी। तो वो चीज अभी भी चल रही है, ठीक है। अब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, इलेक्ट होके मेंबर्स आ गए असेंबली में। अब उसका कंपोजिशन देखा जाए तो पहला कि डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा, डॉक्टर सचिंद्र आनंद सिन्हा, द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द असेंबली वॉज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस। ओल्डेस्ट पर्सन जो थे असेंबली के वो थे सचिनानंद सिन्हा। इनको विद ड्यू रिस्पेक्ट वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट कर लिया गया, लेकिन ये प्रोविजनल थे, टेम्परेरी थे, परमानेंट नहीं थे। वी ऑल नो, अगर हम नहीं जानते तो उस चीज को ध्यान में रखिएगा कि हर जगह आपको नाम सुनाई देता है हमारे बाबू साहब का, राजेंद्र बाबू, उनको बड़े प्यार से बोला जाता था, बिहार के बाबू हैं हमारे, राजेंद्र प्रसाद साहब पहले प्रेसिडेंट है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो ये मेंबर, ये जो शख्स हैं, शख्सियत हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑन 11 दिसंबर 1946 ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, ठीक। हमने बताया फर्स्ट डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, 9 दिसंबर 1946। 2 दिन तक सचिनानंद सिन्हा आपके प्रेसिडेंट रहे और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली ने प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर किया, ठीक। नाउ H.C. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बने। ये सब नाम आपको याद रखने हैं, मैं आपके लिए सर्किल भी कर दे रहा हूं, आप प्लीज इनके नाम जरूर याद रखिए। H.C. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बने और सर बेनेगल नरसिम्हा राव ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे टू दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंबर हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इनको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज होगी, ठीक। इन्होंने वर्ल्ड के रेनाउंड कॉन्स्टिट्यूशन जो उस टाइम के थे उनकी पढ़ाई की है
और उनमें से कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर के साथ ड्राफ्टिंग कमेटी के को असिस्ट किया था इन्होंने। तो डॉक्टर अंबेडकर के साथ इन्होंने कहीं बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो आज इंडिया में आप देख रहे हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका इंक्लूजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकी देन है, नरसिम्हा राव। क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एक्सपर्टीज था उनको इस चीज पे, और उनका एक्सपर्टीज हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूज किया। ठीक, ये नाम याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सर बेनेगल नरसिम्हा राव। अगली डेट है 13 दिसंबर, 4 दिन बाद हो गए, 9/4/13। जवाहरलाल नेहरू मूव्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसका क्या मतलब था वो मैं समझाता हूं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो डॉक्यूमेंट था वो ये बताता है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहां पे आप वर्ड का कोई मतलब नहीं है, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, हाउ प्राउडली आई एम सेइंग एंड हाउ प्राउडली यू वुड बी फीलिंग दैट वी आर सेइंग वी the people of India making the constitution of India, and what is the objective of this constitution is given in the objective resolution by Jawaharlal Nehru। ये आपकी याद करने की चीज है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस कराया था? जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कराया, इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें उन्होंने फंडामेंटल्स और फिलॉसफी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया, बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होगा और उसका फिलोसॉफिकल बेस क्या है। आपके जितने भी प्रेम्बल में टर्म्स हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, दे फॉर्म द बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या पर्पस लेके आ रहा है, क्यों चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन, क्या पर्पस सर्व करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, जरूरत भी है कॉन्स्टिट्यूशन की, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के भी तो काम चल सकता है। तो अगर इतना ही जरूरी है तो फिर क्या लेके आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, वो यहां पे मेंशन किया गया। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसकी फिलॉसफी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वही आपके फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज और प्रेम्बल का कंपोनेंट बनाती हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। क्या बोला इसने कि डिक्लेयर्ड द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ इंडिया एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। समझिएगा, इंडिपेंडेंट, आजाद हैं हम, कितनी बड़ी बात है। अब 400 साल की गुलामी के बाद हम बोल रहे हैं आज कि हम आजाद हैं, सॉवरेन, हमारे पास हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, हमारे ऊपर कोई और पावर नहीं है सिवाय गॉड के। हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए हम सॉवरेन हैं, खुद सक्षम है करने के लिए। नो वन एल्स हैविंग अथॉरिटी ओवर अस। एंड रिपब्लिक यानी हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो एक इलेक्टेड मेंबर होगा। हेड ऑफ द स्टेट जो बनाया जाएगा वो एक इलेक्टेड मेंबर होगा, ये रिपब्लिक का मतलब होता है। आपने देखा होगा कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, कुछ कुछ डेमोक्रेसी रिपब्लिक डेमोक्रेसी भी होती है, कुछ कुछ डेमोक्रेसी मोनार्किकल डेमोक्रेसी भी होती है। इसका क्या मतलब हुआ? जहां पे भी मोनार्किकल है वहां पे स्टेट ऑफ द हेड एक मोनार्क है, एक किंग है जो उनकी प्राचीन सभ्यता से चला आ रहा है, जैसे ब्रिटेन, जैसे जापान। वहां पे जो किंग का स्टेटस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का है, लेकिन काम प्रेसिडेंट जैसा ही करता है बट इलेक्टेड मेंबर नहीं है। ये किंग का बेटा ही अगला किंग बनेगा, अगला कॉन्स्टिट्यूशन हेड बनेगा, अगला मोनार्क बनेगा। वहां पे रूल है क्योंकि मोनार्क है। लेकिन हमारे यहाँ रिपब्लिक है, मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या हेड ऑफ द स्टेट की जो पोस्ट है वो इलेक्टेड होगी और उसके लिए ईच एंड एवरी इंडियन इज एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। ठीक है, किसी को भी रोकथाम नहीं है, कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं लगाया गया ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। इट इज ओपन फॉर एवरीवन। और दूसरा कि जो स्टेट ऑफ हेड की पोजीशन है उस पे जो भी मेंबर बैठेगा वो इलेक्शन फेस करेगा, उसके बाद ही बैठेगा। इसीलिए हमने बताया कि हम रिपब्लिक स्टेट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अगला सोर्स ऑफ पावर क्या होगी, सोर्स ऑफ पावर क्या होगी और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, वो होगा पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, कहां से सोर्स लेता है कॉन्स्टिट्यूशन? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन अपने लिए। तो सोर्स क्या हो गया? वी,
द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉवरेन इज टू गारंटी एंड सिक्योर टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तीन तरह की जस्टिस की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ठीक, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ, इक्वालिटी वहां पे भी होगी। एंड अब ये चीज समझाएंगे एक एक करके। फ्रीडम, किस चीज का फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ थॉट, विचार, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन यानी कि ऑक्यूपेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। ये सारी चीजें आपको दो जगह मिलेंगी अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सेम पॉइंट्स आपको प्रियम्बल में भी पढ़ने को मिलेगा और फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19 साफ साफ ये वही चीज बोल रहा है। ऑल आर्टिकल्स 19(1) A, B, C, D, E, F। ठीक है, 6 आर्टिकल्स आपके। अब बात करते हैं जस्टिस। तीन तरह की जस्टिस की बात कर रहा है, ये यूपीएससी ने पूछा था और आज भी कई सारे स्टेट्स जो हैं वो इस क्वेश्चन को उठाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस इज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस आर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने टाइप की जस्टिस की बात करता है? तो 3 टाइप की जस्टिस की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। यानी जब आप पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हो तो पॉलिटिकली आपके साथ कुछ भी गलत ना हो। इकोनॉमिक की बात करते हो तो इकोनॉमिकली आपकी जस्टिस बनी रहे, आपके साथ कुछ गलत ना हो। सोशल की बात करता है तो सोशली आपकी जस्टिस बनी रहे, आपके साथ कुछ सोशली गलत ना हो। तो कास्ट बेसिस पे, क्लास बेसिस पे, पार्टी बेसिस पे, तीनों बेसिस पे आपको जस्टिस मिल रही है। कास्ट बेसिस पे, क्लास बेसिस पे और पॉलिटिकल यानी पार्टी बेसिस पे आपको जस्टिस गारंटी दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो उस सेंस में आपके साथ गलत नहीं होने देगा। ठीक, अगली चीज उन्होंने बोली इक्वालिटी की। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अगेन कास्ट पे हमला, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, क्योंकि कास्ट जो है वो स्टेटस ही है ना। सोशल स्टेटस की बात करता है कास्ट कि जो हायर कास्ट है उनका हायर स्टेटस, जो लोअर कास्ट है उनका लोअर सोशल स्टेटस। तो वो जो डिस्टिंक्शन है हायर स्टेटस और लोअर स्टेटस का, वो खत्म करने की बात कर रहा है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, किसी को भी अपॉर्चुनिटी ना देना अपने में एक क्राइम है एक डेमोक्रेसी में। उसकी अपॉर्चुनिटीज मार देना वो केवल फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं हुआ, वो कोई सिविल राइट्स के अगेंस्ट नहीं हुआ, वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हुआ। क्योंकि अपॉर्चुनिटी से ही इंसान अपने आप को ग्रो कर सकता है। आप इंडिविजुअल ग्रोथ को कैसे रोक सकते हो? इंडिविजुअल ग्रोथ अगर आपको करना है तो आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रखनी पड़ेगी। आप कोई डायमेंशन, कंडीशन, प्रोविजो ऐड नहीं कर सकते किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी काम करने के लिए। कि अगर आप किसी एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं और डेमोक्रेसी का मतलब है इलेक्शन होगा वहां पे, अगर आप इलेक्शन करा रहे हो तो कोई कंडीशन लगा के आप उसमें ये बोलो कि ये पर्टिकुलर कंडीशन होगी तभी आप वोट कर सकते हो, या ये पर्टिकुलर कंडीशन होगी तभी आप इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हो, वो दोनों चीजें यहां पे गलत हो जाएंगी। इसीलिए हमारे यहां जो अपॉर्चुनिटी है फॉर बीइंग प्राइम मिनिस्टर, फॉर बीइंग प्रेसिडेंट, वो सबके लिए ओपन है। एक बहुत ही बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कि एक लोअर कास्ट से बंदा हमारे देश का प्रेसिडेंट है। और आज हमें इस चीज पे प्राउड है कि हमारे रामनाथ कोविंद साहब एक पर्टिकुलर सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि डिप्राइव्ड, सदियों से डिप्राइव्ड रहा, अपने राइट्स के लिए लड़ता रहा, और आज उसका ये एक रिप्रेजेंटेटिव निकल के आया और वो देश का प्रेसिडेंट है। सिमिलरली अगर हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यस, आई एम अगेन प्राउडली सेइंग कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो अपने बचपन में किसी समय पे चाय बेचते थे, चाय वाला बोला जाता था उनको, और वो 10-15 साल तक 15 ईयर्स आई बिलीव गुजरात स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे, और उसके बाद बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उनको अपॉर्चुनिटी मिलती रही, उन्होंने अपनी काबिलियत पे वो अपॉर्चुनिटी क्रैक करी एंड बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अगली चीज फ्रीडम। ये टर्म्स बहुत जरूरी हैं आपके जानने के लिए, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज का? फ्रीडम दिया जाए तो किस चीज का? फ्रीडम ऑफ थॉट, आप जो चाहे वो सोच सकते हैं, जो चाहे सोचें और उस चीज को जैसे चाहे एक्सप्रेस करें। आपके थॉट्स पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक
सॉवरेन स्टेट बनाया जो जा रहा है उसमें यह नींव रखी जा रही है कि कुछ और ना हो, हम इंडिविजुअल पर्सनालिटीज को इनहेंस करेंगे, इंडिविजुअल पर्सनालिटीज को हर डायमेंशन पे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डायमेंशन में इनहेंस करेंगे। और जब ये पर्सनालिटी इनहेंस होगी, इंडिविजुअल ग्रोथ होगी, वो कलेक्टिवली सोसाइटल ग्रोथ की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक, तो फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करना, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, बिलीफ किसी भी चीज में आप बिलीव करते हो, हम आपसे, स्टेट आपको उस चीज को मना नहीं करेगा। आप पर्टिकुलर एक रिलीजन में रह रहे हो, आप उस रिलीजन से में अपने आप को सेटिस्फाई नहीं मानते, मूव आउट कर जाओ, स्टेट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। आप किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हो, रिलीजन में रह रहे हो, सॉरी, उस रिलीजन के कुछ एस्पेक्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो उस जो कुछ एस्पेक्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं, आप सिर्फ उन्हीं को अडॉप्ट करना चाहते हो, कैरी ऑन करना चाहते हो, स्टेट आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहा है आर्टिकल 25। ठीक, सेम चीज फेथ एंड वर्शिप। वर्शिप का मतलब यहां पे ये है जैसे चाहे वैसे वर्शिप करो। स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब्ड जो प्रोविजंस हैं आपके रिलीजन में, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इंडिविजुअल स्फीयर में, अगेन आप कम्युनिटी के स्फीयर में नहीं जा रहे हो, इंडिविजुअल स्फीयर में आप जैसे चाहे अपना रिलेशन अपने गॉड के साथ रखो, अपने वर्शिप जैसे चाहो वैसे फॉर्मुलेट करो, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। देन वोकेशन, राइट टू ऑक्यूपेशन, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन F। एसोसिएशन, यानी आप एसोसिएशन बना सकते हो, उसकी भी फ्रीडम है, कोई ग्रुप बनाना है, कोई सोशल ग्रुप बनाना है, कोई प्रेशर ग्रुप बनाना है, कोई इंटरेस्ट ग्रुप बनाना है। ठीक, एंड एक्शन, यानी आप एसोसिएशन बना और एक्शन ले सकते हो उस एसोसिएशन के साथ अपने इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करने के लिए, बट अगेन सब्जेक्ट टू व्हाट, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक मोरालिटी। यानी आपकी फ्रीडम से किसी और की फ्रीडम तो नहीं जा रही, आपकी फ्रीडम से स्टेट का इंटरेस्ट तो हार्म नहीं हो रहा, आपकी फ्रीडम से स्टेट की सॉवरेनिटी, सुपरमेसी, इंडिपेंडेंस, कैरेक्टर, नेचर, उसकी इज्जत, वो तो नहीं खराब।